फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को जंगल में दिखाया जाता है। एक आदमी पागलों की तरह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना घना था कि उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह आदमी सूरज को देख रहा था और आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज डूब चुका था। लेकिन उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। भागते भागते वह एक ऐसे बिंदु पर आया जहां एक परी के कंकाल ने लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अंधेरा गहराता जाता है और सभी पक्षी उड़ जाते हैं। छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह आदमी बहुत डरा हुआ था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया। दुर्भाग्य से वह इतने ऊंचे पेड़ से गिर गया। इससे पहले कि वह बेहोश होता हम देखते हैं कि किसी ने उसे खींच लिया। कौन खींच रहा था यह नहीं दिखाया गया था, लेकिन हमने इस आदमी की दर्दनाक चीखें सुनी। सीन कट जाता है और 6 दिन बाद मीना नाम की एक लड़की शहर में दिखाई जाती है। मीना के पास एक बहन के अलावा कोई दोस्त या परिवार नहीं था। जिस पालतू जानवरों की दुकान पर वह काम कर रही थी, उसका मालिक उसे चिड़ियाघर में एक तोता छोड़ने का आदेश देता है। मीना इस तोते को उठाती है और घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन चिड़ियाघर जाना था। उसने इस तोते के साथ रात बिताई और फिर सुबह वह इस तोते के साथ चिड़ियाघर के लिए निकल पड़ी। इस लंबे रास्ते पर चलते हुए उसने अचानक एक गलत मोड़ ले लिया और वह जंगल के बीच में पहुंच गई। यह वही जगह थी जहां हमने एक आदमी को गायब होते देखा है। पहले वह जंगल के अंदर जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब उसे नहीं पता था कि यहां से कैसे निकला जाए तो उसे कार से बाहर निकलना पड़ा। उसने सोचा कि आसपास कोई होगा जिससे उसने मदद मांगी। वह अपने तोते को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। अचानक पहले की तरह सभी पक्षी इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना अब डर गई थी, क्योंकि जमीन हिल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके करीब है। एक बुरी औरत उससे दूर भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती रही। वह पूछ रही थी मदद के लिए, पर औरत रुकती नहीं, वो भागती रहती है। जब मीना उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहीं रुक गई। जब वो रुकी तो बुढ़िया ने उसे आवाज दी और कहा, अगर जीना है तो जल्दी से भागकर हमारे पास आओ। ये सुनते ही मीना वापस बुढ़िया के पास भागी और बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को बंद कर दिया। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक बड़ा ही अजीब सा कमरा था, जिस पर एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। यहाँ इस बुढ़िया के साथ 2 और लोग भी थे। मीना ने उनसे डरते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे शीशे के सामने खड़े रहने को कहते हैं, क्योंकि कोई इनसे मिलने आ रहा था। मीना पूछती है, कौन देखने आ रहा है? बुढ़िया जवाब देती है, हम देखने वाले देखने आ रहे हैं। अचानक यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। बुढ़िया बोली, देखने वाले खुश हैं कि तुम आए हो, वो तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। मीना बहुत असमंजस में थी। मैडलिन जिन देखने वालों की बात कर रही थी, ना तो वो फिल्म में दिखाए गए हैं, ना ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा। खैर, रात गुजर जाती है। सुबह होते ही ये लोग यहाँ से निकल आते हैं। मैडलिन कहती है, ये देखने वाले सिर्फ रात को ही निकलते हैं, दिन में तो हम जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना इस जंगल में नहीं रहना चाहती थी। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैडलिन कहती है, ये तुम्हारे लिए अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें रात से पहले इस घर में वापस आना होगा। अगर तुम देर करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मीना किसी की नहीं सुनती और अपने तोते के लिए आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती, उसे वही इशारा दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन पिछली लड़की की तरह वो आगे बढ़ती रहती है। सूरज की दिशा में आगे बढ़ी, लेकिन जंगल से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाई। अचानक उसे जमीन के नीचे कंपन महसूस हुआ। वह डर गई और वापस घर की ओर भागी। वह यहाँ खो गई थी। मैडलिन उसे प्रोत्साहित करती है और कहती है कि केवल तुम ही नहीं जो यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गए, हम भी तुम्हारी तरह हार गए और यही रह गए। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह जंगल आत्माओं को अपनी ओर खींचता है और फिर इंसानों को अजीब चीजें दिखाता है। यह तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ रहो। यह जंगल एक शिकारी है और हम सब इसके शिकार हैं। मैडलिन उसे बहुत सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जिस पर नो रिटर्न लिखा होता है, जो जंगल में गोल घेरे में लगाए गए थे। मैडलिन कहती है कि वे हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर हैं।
अगर तुम यहाँ से आगे चली गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब भी तुम उन्हें देखो उन्हें अनदेखा मत करना। मीना पूछती है, यह सब किसने बनाया? वह जवाब देती है, यह एक प्रोफेसर ने बनाया है। रात हो गई है, लोग उस घर में वापस आते हैं। हर रात पहरेदार उन्हें देखने आते थे। आज कीरा नाम की एक लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है कि उसे यह सब अच्छा लगता है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को पहरेदारों के सामने खड़ा होना पड़ता। हर रात ये लोग जो चाहे कर सकते थे पर अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकते थे। रात को तो उन्हें सिर्फ पहरेदारों से परेशानी होती थी, पर दिन में भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वो हर दिन जंगल से कुछ ना कुछ शिकार करके लाते थे जिससे उनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना जंगल में चले जाते हैं भोजन इकट्ठा करने के लिए। मीना कीरा से पूछती है कि ये पहरेदार क्या चाहते हैं। कीरा जवाब देती है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंडलाइन के पास एक थ्योरी है। उसके अनुसार ये पहरेदार हमें देखते हैं, हमारा निरीक्षण करते हैं, लेकिन अगर हम इन पहरेदारों को देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा उसे एक गुफा दिखाती है और कहती है कि जंगल में ऐसी कई गुफाएं हैं। दिन में ये सभी पहरेदार इन गुफाओं में रहते हैं और रात में वे यहाँ से निकल जाते हैं। मीना कीरा से कहती है कि वे 6 महीने से यहाँ फंसे हुए हैं। कीरा का पति रास्ता खोजने के लिए जंगल में गया है। मीना को उम्मीद है कि वह निश्चित रूप से वापस आने का रास्ता खोज लेगा और वे यहाँ से निकलने में सफल होंगे। हम जानते हैं कि वास्तव में कीरा का पति वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसे यहाँ से ले जाया गया था। घर लौटने पर मैंडलाइन ने मीना को यहाँ जिंदा रहने के लिए 3 नियम समझाए। पहला कि वह रात में अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी, दूसरा कि वह रात में अपनी पीठ शीशे की तरफ नहीं करेगी, और तीसरा कि वह दिन में उन छेदों के पास नहीं जाएगी आईने की। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो आईने की तरफ पीठ कर लेती है और ऐसा करने से वो देखने वाले गुस्सा हो जाते हैं। वो आईने पर जोर से मारने लगते हैं। असल में आईने में एक दरार भी आ जाती है। मैंडलिन भी ऊंची आवाज में उठ जाती है और वो मीना को आईने की तरफ खड़े होने को कहती है। ऐसा करने से उसका गुस्सा शांत हो सकता था। खैर, ये रात भी खत्म हो जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकल जाती है। क्योंकि मीना अपने अच्छे दिन यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी देखने वाले को देखा है? डेनियल कोई जवाब नहीं देता। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिनमें वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर जाकर इन छेदों को देखना चाहिए, शायद हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल जो खुद यहाँ से निकलना चाहता था उसकी बात नहीं सुनता और अब मीना उसके साथ एक रस्सी बांधती है और छेद के अंदर चली जाती है। डेनियल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े हुए था ताकि अगर मीना को कुछ हो जाए तो वो उसे जल्दी से बाहर खींच सके। मीना छेद तक पहुंचती है जहां उसे ढेर सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना ये सामान इकट्ठा करती है। ये जंगल में फंसे इंसानों का सामान होगा। रस्सी की मदद से मीना और डेनियल सामान बाहर निकालते हैं और इससे पहले कि मीना छेद से बाहर निकलती उसे छेद के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो देख नहीं पाई कि ये क्या है, पर वो डर गई। इन लोगों ने सारा सामान लिया और अपने सुरक्षित घर आ गए जहां मैडलिन ये लोग झूठ बोलते हैं कि उन्हें ये सामान जंगल से मिला है। मैडलिन काफी समय से इस जंगल में रह रही थी। वह चाहती थी कि उसे ये सामान जंगल से नहीं बल्कि छेद से मिले। वह पूछती रहती है, मीना मुझे बताओ तुमने छेद के अंदर क्या देखा? पर मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब ये लोग भी छेद से एक कैमरा ले आए। इस कैमरे को वो सीसीटीवी कैमरे में बदल देते हैं और डेनियल और मीना को घर के बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि ये लोग भी देखने वालों को देख सके। मैडलिन उन्हें समझाती रहती है कि तुम गलत कर रहे हो, पर ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग देखने वालों का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन्हें देख सकें। देखने वाले अभी तक नहीं आए थे, पर आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। इनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे के आर पार देखते हैं तो वहां इन्हें इंसानी पैर दिखाई देते हैं। कीरा के पति की आवाज में सब बात कर रहे थे। कीरा को लगा कि उसके पति ने इस
रूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने जाती है, पर मैडलिन उसे रोक देती है और कहती है, तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती, मुझे पता है कि तुम्हारे पति बाहर नहीं हैं। कीरा को मैडलिन की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैडलिन कहती है, तुम उसका टेस्ट कर सकती हो, तुम उससे कुछ ऐसा पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारे पति जानते हो। कीरा बाहर खड़े एक व्यक्ति से एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए, पर जब बाहर खड़ा व्यक्ति जवाब नहीं देता तो वो समझ जाते हैं कि वो देखने वाला है। जब वो दरवाजा नहीं खोलता, वॉचर बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। सभी वॉचर गुस्से में थे, वह उनके घर के बाहर लगे आईने को तोड़ने वाला था, लेकिन ये सभी लोग आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद वॉचर आईने को तोड़ना बंद कर देते हैं और वो उन्हें मारने नहीं आते हैं। कल रात उनके साथ बहुत बुरी चीजें हुई थी, इसीलिए डेनियल और मीना ने फैसला किया कि वो मैडलिन को सच बताएंगे। मीना सबको बता देती है कि आज वो रूल को तोड़कर उस गड्ढे में गई थी जहां से ही वो इस साइकिल को लेकर आई है। अब यह बात पता चलने के बाद मैडलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, मगर अभी वो मीना को कुछ नहीं बोलती और अगले दिन बस उस साइकिल को ले जाकर वापस से गड्ढे में फेंक देती है, जिससे किया वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। मगर अब उन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देना चालू हो गई थी और उसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर होता है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाता है। साथ ही साथ सियारा, जिसको यह बात समझ आ गई थी कि जॉन अब खत्म हो चुका है और वह कभी वापस नहीं आएगा, जिस चीज की वजह से वह टूट गई थी, और वो डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के गड्ढे में कूदकर खुद की जान दे देगी, क्योंकि उसके जीने का अब कोई फायदा नहीं है। और अब वो एक दिन ऐसा करने भी वाली थी कि तभी वहां पर मीना आकर उसको बचा लेती है। इसी बीच हम डेनियल को देख पाते हैं, जो कि अजीब तरह से मैडलिन की तरफ देख रहा होता है और अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में मीना और सियारा वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि डेनियल ने मैडलिन को एक पेड़ से बांधा हुआ था ताकि वो उसे रात में वहीं छोड़कर वॉचर्स के हवाले कर दे और वॉचर्स उसको मार दे। लेकिन जब वह देखता है कि मीना और सियारा ने उसको देख लिया है तो वह भागता हुआ कूप में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर लेता है ताकि वो उनको भी जान से मार दे। तब जैसे तैसे करके सियारा तो अंदर घुस जाती है, मगर मीना और मैडलिन अंदर नहीं घुस पाई थी। तभी रात भी होने लगती है, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो वॉचर से अपनी जान कैसे बचाएंगे। लेकिन मैडलिन के पास यहाँ पर एक रास्ता था। वो रात में जल्दी से मीना को लेकर अपने साथ एक सड़े हुए पेड़ के पास जाती है, जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, और क्योंकि वॉचर्स किसी की गंध की वजह से ही उनके पीछे आते थे, इसलिए ही वह वहां पर छुपे हुए थे ताकि वॉचर्स को उनकी गंध ना आ पाए, यानी कि उनकी गंध जो थी इंसानी गंध थी वो मिक्स हो जाएगी और उनका ये आइडिया काम भी आता है। और तब पहली बार वो दोनों रात में अपने सामने वॉचर्स को देख पाते हैं, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा भयानक बड़े थे। अब जब वॉचर्स कूप के पास जाकर देखते हैं कि वहां से मैडलिन और मीना गायब हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने बाकी सभी साथियों को बुलाकर मीना और मैडलिन को जंगल में ढूंढना चालू कर देते हैं। और अब इसी बीच हम देखते हैं कि मैडलिन और मीना वापस से कूप के पास जाती हैं और डेनियल से मिन्नत मांगती हैं कि वो दरवाजे को खोल दे, और इस बार डेनियल ने भी दरवाजा खोल दिया था। अब अंदर जाने के बाद वह सबको वॉचर्स के बारे में और भी बातें बताती है, जिससे हमको पता चलता है कि अब तक जिस को भी हमने मूवी के अंदर उस जंगल में देखा था वो सब धोखे से या फिर रास्ता भटक जाने की वजह से वहां पर आए थे। मगर मैडलिन को उस जंगल और वॉचर्स के बारे में पहले से सब कुछ पता था, जो कि काफी सस्पिशंस का यह मानना था कि उसको यह बातें कहीं से सुनने में आई थी और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, और इसलिए वो वहां पर खुद आ गई थी। अब यहीं से सीन पास्ट में जाता है, जहां पर जब मैडलिन उस जंगल में आती है तो एक वॉचर उसे देखकर उसके जैसा ही रूप लेने लगता है, और अब वह उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही मैडलिन उसे जान से मार डालती है। खैर प्रेजेंट टाइम में मैडलिन सबको बताती है कि असल में वो वॉचर्स फेरीज हैं, जो कि किसी का भी रूप ले सकती हैं, यानी कि वो शेप शिफ्टिंग फेरीज हैं,
और वो वहां पर इंसानों को रखकर यानी कि उस कूप में रखकर उन्हें ऑब्जर्व इसलिए करती हैं ताकि वो उनके रहने के तरीकों को अच्छे से जान पाए। अब वो इंसानों के तौर तरीकों को क्यों जानना चाहती हैं, इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। खैर आगे हम यह देखते हैं कि जब वॉचर्स को यह पता चलता है कि मैडलिन और मीना वापस से उस जगह पर आ गए हैं तो वह तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने के लिए कूप की तरफ आने लगते हैं ताकि वह उन्हें जान से मारकर रूल्स तोड़ने की सजा दे पाए। मगर मैडलिन को भी इस बारे में पता चल गया था। तब वह सबको बचाने के लिए कूप में जमीन पर रखे एक मैट्रेस को वहां से हटाती है जिसके नीचे एक खुफिया बंकर का रास्ता था, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे मैडलिन उन्हें अपने साथ उस बंकर में लेकर चली जाती है जहां पर ढेर सारे इक्विपमेंट्स और काफी सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था। इसका मतलब वो लोग उस जगह पर वॉचर से छुपकर काफी समय तक रह सकते थे। वहां पर एक कंप्यूटर भी होता है, लेकिन इसके बारे में मैडलिन ने किसी को नहीं बताया था, जिसको जब वो लोग चालू करते हैं तो उसके अंदर कुछ 300 के आसपास वीडियोस होती हैं जो कि उसी प्रोफेसर ने बनाई थी जो कि वहां पर सबसे पहले आया था, और उसने वहां पर मौजूद बोर्ड्स को भी लगाया था ताकि आगे अगर कोई वहां पर आता है तो उन्हें पता चल सके कि उन्हें सेफ कैसे रहना है या फिर वो वहां पर अंदर एंटर ही ना करें। इसलिए शुरुआत में के सामने वो बोर्ड आ गया था और अगर वह थोड़ा सा दिमाग लगाती तो वह वहां से वापस जा सकती थी। इन प्रोफेसर का नाम होता रोरी किलमार्टिन और यह कूप उन्होंने ही बनाया था। अमीना तब सबसे पहले वीडियो को चालू करती है जिसमें प्रोफेसर की बातों से हम यह जान पाते हैं कि असल में वो वहां पर फेरीज के बारे में पता करने के लिए आया था, जो कि कुछ अजीब तरह के क्रीचर्स होते हैं और उन्हें ज्यादातर गॉड से रिलेट करा जाता है। लेकिन ये वैसी फेरीज नहीं है जिनको दिखाया जाता है कार्टून्स वगैरह में। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं, डेमोनिक टाइप की हैं। अब इस प्रोफेसर को यहाँ पर कुछ सबूत मिले थे कि वह इस तरफ ही रहते हैं और उन्हें हाल ही में ही फेरीज के उस जंगल में होने के सबूत मिल गए थे जिन्हें उन्होंने वॉचर का नाम दे दिया। साथ ही साथ वह आगे एक वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने एक वॉचर को पकड़ भी लिया है जो कि किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। यह सब देखने के बाद मीना डायरेक्ट आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि उन्होंने वहां पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी और उन्हें शायद वहां पर नहीं आना चाहिए था। तो वह वहां से निकलना तो चाहते थे लेकिन किसी वजह से वहां से नहीं निकल सकते थे और इसलिए उन्होंने आगे उस जगह पर आने वाले लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता उस वीडियो में बताया हुआ था। उन्होंने एक बोट को जंगल में ही मौजूद एक नदी के पास छोड़ा हुआ था जिसके पास कोई भी तब पहुंच सकता था जब वह पक्षियों का पीछा करे, क्योंकि रात के समय पक्षी खुद को बचाने के लिए उसी डायरेक्शन में जाया करते थे। साथ ही साथ प्रोफेसर ने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट भी करी थी कि अगर कोई भी इंसान उस बोट की हेल्प से वापस से असली लोगों की दुनिया में जा पाता है तो वो प्रोफेसर के कॉलेज में जाकर उनके रूम में मौजूद उनकी सारी रिसर्च को जला दे ताकि किसी और को कभी भी वॉचर्स के बारे में पता ही ना चले और ना ही वो उनके सामने जाए, ना ही उन्हें डिस्टर्ब करे। इनफैक्ट कोई भी उस जंगल में आकर ना फंसे। यह सब इसलिए था अब क्योंकि सब लोगों को वहां से जाने के रास्ते के बारे में पता चल गया था, इसलिए सब थोड़ा सा खुश होते हैं और उन्हें किसी पक्षी को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मीना अपने साथ ही पैरेट को लेकर आई थी जिससे बात कर के उसने उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। लेकिन मुझे अभी भी यह डाउट हो रहा है कि यहाँ पर मैडलिन को इस रास्ते के बारे में पता था लेकिन उसने क्यों किसी को नहीं बताया, या फिर वो खुद यहाँ से क्यों नहीं चली गई थी। यह बहुत ही शॉकिंग चीज है। इसलिए अगले दिन मीना उस पैरेट को छोड़ देती है और प्रोफेसर की वीडियो के अंदर बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए वो पैरेट का पीछा करने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी का स्केलेटन दिखता है जिसके पंख भी थे और मे बी ये किसी वॉचर की डेड बॉडी हो सकती थी। खैर अब वो उन बोर्ड्स के पार चले गए थे जहां से आगे जाने के लिए शुरुआत में मैडलिन ने मीना को मना करा था। अब आगे जाने पर उन्हें एक जमीन पर गड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है
जिस पर कुछ अजीब सी पिक्चर बनी हुई थी। तब मैडलिन उस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी बताती है, जिसके अकॉर्डिंग पहले के समय में वॉचर्स इंसानों का रूप लेकर उनके बीच में ही रहा करते थे, पर वो अपने पंख फिर भी नहीं छुपा पाते थे और एक समय पर इंसानों ने उन्हें उनकी शक्ति की वजह से आउटकास्ट मानना चालू कर दिया था और उनसे डरने लगे थे, और इसलिए ही इंसानों ने ही वॉचर्स को एक जंगल में उस पत्थर के नीचे कैद कर दिया था ताकि वह कभी भी वहां से बाहर ना निकल पाएं, और तब से ही वॉचर्स उस जगह पर थे। वह हमेशा वहां से निकलना चाहते थे, पर बाद में जब वह लोग दूसरी जगह को खोदकर वहां से बाहर निकले तब तक हमेशा जमीन में दबे रहने के कारण वह अपने पंखों को पूरी तरह से खो चुके थे, इसलिए वह बाहर की दुनिया में नहीं जा पाए और अभी वह इंसानों पर नजर रखते हैं ताकि वह उनके जैसे तौर तरीके सीख कर उनके बीच जाकर रह पाएंगे और इंसान उन्हें वापस से वहां पर कैद ना कर दे। खैर अब शाम होने लग गई थी कि तभी सभी पक्षी जंगल में हो रही आवाज सुनकर भागने लगते हैं और फिर मेडल और बाकी सब उनका पीछा करते हुए नदी में पड़ी हुई बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक वहां पर वॉचर्स आ गए थे और अब एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डेनियल को जैसे तैसे अपनी बातों में फंसा लेता है और डेनियल भी उसकी मदद करने के लिए बोट से उतरकर उसकी हेल्प करने जाता है। सब उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक वो वॉचर उसको जान से मार देता है। मगर अब मैडलिन, सियारा और मीना वहां से निकल जाते हैं और सब वॉचर्स उन्हें अलग अलग इंसानों का रूप लेकर घूरने लगते हैं, जिसके कुछ ही दिनों के बाद में मीना प्रोफेसर के बताए हुए कॉलेज में जाकर प्रोफेसर को अपना अंकल बताती है और उनके रूम में एंट्री लेते हुए उसकी सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तब उसे वॉचर्स के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है कि वॉचर्स जब पहले के समय में इंसानों के साथ रहते थे तब वह इंसानों के साथ संबंध भी बनाया करते, जिससे जो भी बच्चे पैदा होते थे उसके पास इंसानों और वॉचर्स दोनों की पावर होती थी, यानी कि इंसानों की भी और फेरीज की भी, यानी कि वो हाइब्रिड हुआ करते थे। साथ वो अपने पंखों को भी छुपा सकते थे और वो सनलाइट में भी जा सकते, यानी कि उनके पास हाइब्रिड होने की बहुत ही ज्यादा एडवांटेज थी। साथ ही साथ जब इंसानों ने फेरीज को कैद करा तो उन्हें उन बच्चों के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। तभी मीना की नजर वहां पर रखी हुई एक फोटो पर पड़ती है। अब इस फोटो को देखकर वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वह तुरंत ही सियारा से मिलने उसके घर जाती है, जहां पर जाकर जब वह सियारा से बात करती है तो उन दोनों की बातों से हम यह जान पाते हैं कि असल में मीना ने जो फोटो देखी थी वह किसी और की नहीं बल्कि उसी प्रोफेसर और मैडलिन की थी। जी हाँ, इसका मतलब यही था कि मैडलिन और प्रोफेसर हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब मीना ने प्रोफेसर के बारे में ऑनलाइन चेक करा तो उसको पता चलता है कि प्रोफेसर की बीवी तो काफी समय पहले ही कैंसर से खत्म हो गई थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब तक जिस मैडलिन के साथ वो थे तो वो थी कौन। तभी अचानक से ही डोर बेल नॉक होती है और घर के बाहर सियारा खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मीना के होश उड़ जाते हैं। तब वो सियारा को वहां से भगा देती है और अब जो सियारा अब तक उसके साथ बैठी हुई थी वो उस पर आकर हमला कर देती है, मगर मीना जैसे तैसे बच जाती है। आगे जब अंदर बैठी हुई सियारा अपने असली रूप में आती है तो हम जान पाते हैं कि वह असल में वही वॉचर थी जिसको प्रोफेसर ने पकड़ा था और वही उनके साथ मैडलिन बनकर जंगल में भी रह रही थी, यानी कि उसकी पत्नी बनकर। तब उसकी बातों से हमको पता चलता है कि असल में प्रोफेसर अपनी बीवी की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा अकेले हो गए थे और बाद में जब उसे वॉचर के बारे में पता चला, यानी कि इन फेरीज के बारे में कि वो अपना रूप बदल सकते हैं, तो वो तुरंत ही उस जंगल में चला गया ताकि वह किसी वॉचर को पकड़कर उससे उसकी बीवी के रूप में अपने साथ रहने के लिए बोल पाए। और वहां पर ही उसकी मुलाकात उस वॉचर से हुई थी जिसको हम मैडलिन ही बुलाएंगे, जो वहां पर परिवार की तलाश में आई थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह बाहर किसी के साथ रिश्ता बनाती है और उसको मैडलिन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। पर जो पूरी तरह से वॉचर्स थे उन्होंने भी गुस्से के चलते मैडलिन को अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो धूप में
बाहर निकल सकती थी, यानी कि वह पक्का किसी फेरी यानी कि वचर और इंसान की ही ऑफस्प्रिंग होगी, यानी कि कोई हाइब्रिड थी जिसको ना ही इंसानों ने अपनाया ना ही वाचर्स ने। एंड ऑब्वियसली क्योंकि उस समय पर मेडलिन और प्रोफेसर दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करा उसी कूप के अंदर और दोनों साथ में रहने लग गए थे। लेकिन एक समय पर प्रोफेसर को एहसास होता है कि वह इस तरह से अपनी पत्नी के रूप में किसी और के साथ रहकर बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया और तब से ही मैडलिन उस जंगल के अंदर अकेली रह रही थी, उस कूप के अंदर अकेली रह रही थी। एंड क्योंकि उसे एक आम जिंदगी जीनी थी, इसलिए वो उस जंगल में आने वाले लोगों को जानबूझकर बाहर जाने का रास्ता पता होने के बावजूद नहीं बताया करती। और मैंने आपको कहा भी था कि मैडलिन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर वो मीना को बाहर इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मीना अपनी माँ की मौत की वजह से वैसे भी गिल्ट में थी और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे वो जीना ही ना चाहती हो। और इसलिए मैडलिन उसे बाहर लेकर आई ताकि बाद में वह उसे मारकर उसकी जगह ले सके और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। अब देखो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मैंने नोटिस करी किया तो ये जो पैरेट है ना, वो मेरे ख्याल से मैडलिन ने ही मीना से मंगवाया होगा उसके बॉस से फोन कर ताकि यहाँ पर वो उसको फंसा पाएगी। क्योंकि देखो जो मैडलिन थी वो तो ऑब्वियसली रास्ता जानती थी बाहर जाने का, वो बाहर जाती होगी और ऐसे इंसान को ढूंढती होगी जिसके चलते वो यहाँ पर उसे लेकर आ सके और उसकी जिंदगी को ले पाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह हो सकती है कि मैडलिन ने ही मीना के बॉस का रूप लिया, उसको वो पैरेट दिया ताकि वो इस जंगल की तरफ आ जाए और उसके बाद में वो उसको फंसा लेगी। अब यह सब जानने के बाद मीना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है जहां पर हम देखते हैं कि मीना जब छोटी थी तब वह अपनी माँ और अपनी बहन के साथ कहीं जा रही होती है। तभी किसी बात पर उसकी माँ उसे डांट है जो कि मीना को पसंद नहीं आती और वह अपनी माँ की नकल उतारने लगती है, जिससे मीना की माँ का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मीना की माँ मारी जाती है। लेकिन ये दोनों बहनें बच गई थी और इसी वजह से मीना अपनी माँ की मौत का गिल्ट खुद के अंदर रखती थी और अपनी बहन से भी दूर हो गई थी। खैर अभी वो प्रेजेंट टाइम में आती है और जैसे तैसे मैडलिन को समझाती है कि उसे मीना को मारने की जरूरत ही नहीं है, उसके जैसे दुनिया में और भी काफी सारे हाइब्रिड होंगे जिनको ढूंढकर मैडलिन उनके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है। मैडलिन को भी यह बात बिल्कुल सही लगती है और अब वो भी अपने असली रूप में आकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर मैडलिन को यह बात इसलिए समझ में आ गई होगी क्योंकि प्रोफेसर के साथ वो उसकी बीवी बनकर रह रही थी, लेकिन फिर भी प्रोफेसर खुश नहीं था, जिसके चलते मैडलिन यानी कि ये वचर या फिर हाइब्रिड भी कभी खुश नहीं रह सकती थी। इससे अच्छा यही है कि वह अपने जैसे किसी हाइब्रिड को ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर कहानी के अंदर फोकलोर के अंदर यह कहा गया था कि बहुत समय पहले यह फेरीज और इंसान साथ में रिश्ते बनाया करते थे, जिससे कई सारे हाइब्रिड पैदा हुए थे। तो कोई ना कोई तो हाइब्रिड जरूर मौजूद होगा जिसके साथ में मैडलिन रह सकती है। साथ ही साथ अब मीना को भी जिंदगी और परिवार की वैल्यू समझ में आ गई थी। एक समय पर वह मरना चाहती थी, खुद के साथ खुश नहीं थी, लेकिन अब वह समझ गई थी कि जिंदगी कितनी जरूरी होती है। और मैडलिन और प्रोफेसर को देखकर उस समझ में आ गया था कि परिवार की क्या वैल्यू है, और इसलिए वह अपनी ट्विन सिस्टर लूसी से मिलने जाती है, जहां पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी से बातें करते हैं। लेकिन हम घर के बाहर मैडलिन को देखते हैं, जो कि एक छोटी बच्ची के रूप में अभी भी मीना के ऊपर नजर रख रही थी। वो देख रही थी कि क्या अभी भी मीना यहाँ पर अपनी जिंदगी को वैल्यू देती है या फिर नहीं। अगर वह नहीं देती तो मेरे ख्याल से शायद वो उसे मारकर उसका ही रूप ले लेती, या फिर यह भी हो सकता है कि अब वह यह देख रहे हैं कि मीना का एक परिवार है, तो शायद उसको मारकर वो लूसी के साथ रहेगी। एक बात और हमने देखी थी कि मैडलिन जब यहाँ पर आई थी तो उसके पीछे एक वचर था जो कि उसका रूप लेने वाला था, लेकिन मैडलिन ने उसको ही मार डाला, जिसका सिंपल सा आंसर यह है कि वह हाइब्रिड थी, काफी स्ट्रांग थी, जिसके चलते उसने वॉचर को मार दिया। और बूम, इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।